छठा न्यूमेरिकल रह गया ना हमारा। ओके, जज़ाकल्लाह दो। क्या क्लास आज इतनी मुख्तसर क्यों है? लाइट गई हुई, लाइट नहीं है। अच्छा ओके, पेज नंबर बताइए। 323 नहीं हो सकता, 493। नहीं, वो छठा सेल टैक्स का न्यूमेरिकल एक रह गया ना, वो कर लेते हैं ना पहले, आखिरी छठा भी कर लें ताकि कोई आप लोगों को शिकायत ना रहे। ओके जी, पेज नंबर 493 पे आइए। और एक बात आपको पता है कि जब भी आपको सेल्स टैक्स का सवाल नजर आए तो सबसे पहले क्या करना है जी? फॉर्मेट बना लेना। तो क्या नाम है भाई सवाल का? जेएफ एसोसिएट्स। टैक्स पीरियड कौन सा है भाई? ओके भाई, वर्किंग वन हमारी कौन सी बनेगी भाई? इनपुट टैक्स की। अदर देन फिक्स्ड एसेट्स, इनपुट टैक्स फिक्स्ड एसेट। यार एक ब्लैक मार्कर का उनको कहिएगा, ब्लैक और ब्लू भी कह दें। एक अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, सेल्स, एक मिनट में भाई, बड़ी मुश्किल से फॉर्मेट याद करके आता हूँ, भूल जाएगा। वो लाइट आई है कि गई है? आई है कि गई है? लाइट आ गई है। जिंदगी में यही रह गया बस, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, अभी चला जाएगा जिसका सबको इंतजार था। जी मेरे भाई सवाल पूछे हम। जी क्यों? ये आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है? ये आपको अपनी जजमेंट से यहाँ या यहाँ पुट करनी पड़ेगी, ठीक होगी बात? यहाँ पर भी आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक होगी बात? ये आपको खुद कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? और ये सारा का सारा जो कंप्यूट है वो एक्सेल पे ही होता है। एक्सेल पे नहीं हो रहा, पेपर पे कर लें, लेकिन करना आपने है, क्योंकि ये चीज़ें और ये चीज़ें आपने खुद पंच करनी होती हैं, ठीक है? जिस तरह टाइप करते हैं ना, वैसे आपने टाइप करनी होती है। ये काम जो आपकी रिटर्न है वो खुद कैलकुलेट करती है, ये काम खुद हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली लिंक होती हैं, आपके एक सिस्टम होता है उसके साथ, PWS उसको बोलते हैं, उसके साथ ऑटोमेटिकली वो लिंक होता है। वीबॉक होता था पहले, तो जो एक्सपोर्ट्स आपने की होती हैं वो ऑटोमेटिकली उठ के यहाँ पर आ जाती हैं, आपने बस अपॉर्शनमेंट की वर्किंग करनी होती है। ओके, तो ऐसा ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रैक्टिकली, बस जिस तरह ये है वैसे ही वो है, सेम चीज़ें। ओके, क्लाइंट मिला कोई? क्लाइंट मिला कोई भाई को? ढूंढ रहे हैं। सीफैब का टैक्स पढ़ा हुआ है? तो मेरा भाई आधा टैक्स पढ़ के कैसे सर्विसेज देगा? अभी अखलाकियात पढ़ी थी हमने, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। चलें आगे चलें। JF एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज अ मैन्युफैक्चरर
Following information has been provided by JFA for the month of August 2020 required in the रोशनी of provision of sales tax act and rules made thereunder compute the sales tax payable by blah 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 except where otherwise specified all figures are exclusive of sales tax rate of sales tax 17%। चलिए जी सवाल पढ़ते हैं और इन चीज़ें इसमें ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले है जी सप्लाईज टैक्सेबल ऑफ गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 7500 की वर्किंग 3 टैक्सेबल गुड्स इनर कॉलम में लिखते हैं जी 7500 रुपीज एंड 1000 में सवाल सॉल्व करते हैं। फिर है जी टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 1300 यहां पर आएगा। उसके बाद है जी एग्जेम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड लोगों को एग्जेम्प्ट चीजें बेच दी तो चीजें ही एग्जेम्प्ट है वो तो यहां पर आएंगी 1000। उसके बाद है जी एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया 5 लाख 500 यहां पर आ जाएगा। समझ आ गई मेरे हाल में या वही पुरानी चीजें ही हैं रेपिटेशन ही हो रही है इनकी। ओके आगे चलें। परचेज है जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 7400 7400 यहां पर आ जाएगा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। $7,400 और इसके नीचे फ्रॉम अनरजिस्टर्ड में लिखा हुआ था तो वो तो आपको पता है जी सेल टैक्स चार्ज ही नहीं करते। आज ट्यूसडे है इसके बाद एक अगला ट्यूसडे आएगा तो उस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी हुई फिर मेरी बुध से मेरी छुट्टियां शुरू होंगी और आप लोगों की पढ़ने के दिन शुरू होंगे। इजाफी मालूमात सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्संस इनकी बात हो रही है ओके। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सेल टू गालिब कॉर्पोरेशन ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2,25,000 की सेल हुई है जी। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हैज बीन साइंड बट नीदर इनवॉइस वाज इशूड नॉर एनी डिलीवरी एंड पेमेंट वाज मेड इन अगस्त 2020। सर अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है अभी तो ना चीजों की कोई डिलीवरी हुई है ना कोई इनवॉइस इशू हुई है ना कोई पेमेंट हुई है क्या करूं सेल नहीं है सर हमने तो पढ़ा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई में जब चीजें डिलीवर होंगी तभी सेल होगी शामिल है इसके अंदर शामिल है तो ठीक करने के लिए क्या करूं जी लेस कर देता हूं 225 और फिर आई कैप की खुशी के लिए क्या करना है जी सेल टू गालिब कॉर्पोरेशन और आगे डैश हाँ लिखना है डिस्क्लोज करना है आई कैप बहुत खुश होता है इससे। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूड इसकी बात हो रही है इंक्लूड सेल्स ऑफ 40,000 टू एंड कंज्यूमर्स को जो कि एंड कंज्यूमर थे उन्होंने चीजें इस्तेमाल करनी थी उनको सेल यहां पे शामिल है तो क्या करूं भाई इस पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। अच्छा एंड कंज्यूमर होते अनरजिस्टर्ड ही हैं लेकिन अगर मैंने इसको यहां पे शामिल रहने दिया ना तो आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो इसको देखना है 1300 पे 3% लगा देना गलती हो जानी है तो उस गलती से बचने के लिए हम यहां पे करते हैं जी 40 माइनस और यहां पर इसको लिख देते हैं जी सेल टू एंड कंज्यूमर्स 40। कोई मसला आगे चलें जी। ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 3,75,000 वॉज यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग पर्पसेज इन R&D डिपार्टमेंट। हमने खुद एक इक्विपमेंट बनाया 3,75,000 रुपए का और उसको खुद ही इस्तेमाल कर लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तो क्या करूं सर जी ऊपर वो बंदा मैन्युफैक्चरर है और ये बात हमने पढ़ी है कि अगर अब खुद की बनाई हुई चीजें बिजनेस में इस्तेमाल हो जाएं तो वो सेल होती है तो भाई ये सेल है किसी में शामिल है किसी में भी शामिल नहीं है तो बस ठीक है जी आउटपुट यहां पे लिखें ओन। सर फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स का इनपुट पे बाइफरकेट करना होता है आउटपुट का तो कोई ताल्लुक नहीं होता भाई आउटपुट पे बाइफरकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी अमाउंट बनेगी जी 375 आगे चले जी। JF issued a debit note of rupees 35,000 to Hali Brothers to rectify a mistake in JF sale invoice। सर इन्होंने कोई सेल इनवॉइस इशू की उसमें कोई गलती हो गई और 35,000 का भाई डेबिट नोट इशू कर दिया। अब यहां पर ना सवाल खामोश है कि हुआ क्या चीजें रिटर्न हुई अनरजिस्टर्ड ने रिटर्न की कीमत बढ़ी कीमत कम हुई हमें खुद सोचना पड़ेगा। हमने डेबिट नोट इशू किया हम डेबिट नोट कब इशू करते हैं सर पहला सिनेरियो था जब कोई रजिस्टर्ड बंदा रिटर्न करता है
तब हम तो नोट इशू नहीं करते, सिनेरियो निकल गया। दूसरे सिनेरियो में हम चीजें, जब अनरजिस्टर्ड बंदा रिटर्न करता है हम नोट इशू करते हैं, उस वक्त हम कौन सा नोट इशू करते हैं? हम डेटर को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नोट, ये तो डेबिट नोट है, ये भी निकल गया। तीसरे सिनेरियो पे आइए, कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई तो हमने डेटर को क्या किया? डेबिट किया। डेटर को डेबिट किया तो डेबिट नोट इशू करते हैं, क्योंकि चौथे सिनेरियो में कीमतें कम होती हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो शायद ये तीसरे सिनेरियो की बात कर रहा है। तो पेपर में भाईजान इस तरीके से भी वो कह सकता है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सिनेरियो कौन सा है। तो ये तीसरा सिनेरियो है जिसमें हमने डेबिट, शायद कीमत बढ़ गई है तो तभी तो हमने डेबिट नोट इशू किया है। तो सर अगर कीमत बढ़ जाए तो आउटपुट बढ़ता है या कम होता है? आउटपुट बढ़ता है। तो आउटपुट बढ़ने पे हुकूमत खुश होती है कि नाराज होती है? हुकूमत खुश होती है। तो क्या 180 दिन की लिमिट लगाएगी कि नहीं लगाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं लगाएगी, वो तो कहेगी लुट मचा दो, 1947 का डेबिट नोट आज इशू कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सर 35,000 का मैंने डेबिट नोट इशू किया, क्या 35,000 वैल्यू ऑफ इनवॉइस थी या सेल टैक्स था? बोले इतने से शायद हमने इनवॉइस कम कर दी होगी, अब उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो इनवॉइस को 35,000 से बढ़ाया हुआ है। यही मतलब है इसका। क्या मेरी सेल 35,000 से बढ़ी है? क्या मेरा आउटपुट बढ़ा है? तो क्या यहां पे लिख दूं, यूं लिख दें, रेक्टिफिकेशन ऑफ सेल इनवॉइस, और कीमत चूंकि 35,000 से बढ़ गई है तो यहां पे मैं सेल की अमाउंट ही लिखूंगा। पेपर में पढ़ लिया करें, कहीं टैक्स की अमाउंट तो नहीं है, क्योंकि अगर वर्किंग 3 में हमारे पास टैक्स की अमाउंट होगी, आप वर्क बैक करके सेल वैल्यू निकालेंगे उसकी। ओके, ये बात जेहन में रखनी है, कहीं वर्किंग 3 में टैक्स की अमाउंट ना डाल दी जाएगा, सारा सवाल का बेड़ा गर्क हो जाना है। ओके, चलें भाई आगे। चलें जी आगे चलें। Goods pledged with the bank were sold by the bank in an auction for rupees 8 लाख. The normal selling price of these goods was rupees 1 million. ले जी, वो कहता है कि हमने कुछ गुड्स बैंक के पास प्लेज करवाई थी, उनके पास पोजेशन रखवाई थी कि भाई ये चीजें अपने पास रख लो और हमें जो है वो क्या करो जी, वो कर्जा दे दो। इन चीजों की जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो क्या है? वो 1 मिलियन है। क्या करूं, क्या करूं? क्या हुआ? नहीं, क्या करूं अभी, क्या करूं मैं? क्या सेल टैक्स इस पे पे करूं क्या ना करूं? सर बैंक के पास चीजें रखवा के कर्जा लिया तो सेल हो गई। किधर हुई सेल? कहां लिखा है कि गुड्स बैंक के पास रखवाएंगे तो सेल हो जाएगी? वो तो बैंक अगर इनको बेचेगा वो लिखा हुआ था, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, याद है सर? वो सेल है। अभी बैंक ने ऑक्शन तो नहीं की, कहीं लिखा ऑक्शन की है? अभी तो हमने क्या किया, अच्छा नहीं हो गई है सेल, आई एम सॉरी सेल हो गई है, लिखा हुआ है गुड्स प्लेज विद द बैंक वर सोल्ड बाय द बैंक इन एन ऑक्शन। सर बैंक ने कर दी है सेल, माजरत, बैंक ने सेल कर दी है, तो सर सेल हो गई। तो सर सेल हो गई तो इसका मतलब है अब क्या करना है जी, अब इस पर टैक्स पे करना है। सवाल यहां पे एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ, वो सवाल ये है भाई कि हमने बैंक को ये चीजें दी और कहा सर ये आप अपने पास चीजें गिरवी रख लें और मुझे इसके बदले कर्जा दे दें। अब कर्जा आप वापस नहीं कर सके, बैंक ने वो चीजें बेच दी। अब वो बैंक ने जब चीजें बेची तो सर उस पर सेल टैक्स पे करने की जिम्मेदारी क्या बैंक की थी कि हमारी थी? चीजें तो हम बैंक को दे चुके थे, उसके बदले पैसा वसूल कर चुके थे, बताइए हमारी होगी या बैंक की होगी? जी इस पे जिम्मेदारी हमारी होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा सी फैब की तरफ जाता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, इस पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और क्या 8 लाख पे होगी या 1 मिलियन पे होगी? ऑब्वियसली 1 मिलियन पे होगी, 1 मिलियन पे होगी। ठीक है, इस पे जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होती है हम उसको ही कंसिडर करते हैं। ठीक होगी बात? तो नॉर्मल जे नहीं, एक्चुअल नहीं, इस सूरत में हम 1 मिलियन यही देखेंगे। ओके, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज गुड्स है वो क्या है जी, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन पे हम अपनी सेल में ऐड कर देंगे। ठीक होगी बात? ठीक है भाई, आगे चलें। The auditors have proposed to make a provision of 50% against obsolete and expired stock of rupees 3.5 लाख.
द गुड्स आर लाइंग इन वेयरहाउस सिंस जुलाई 2020, इनपुट टैक्स रिलेटिंग टू दिस स्टॉक वाज क्लेम्ड इन जुलाई 2020। सर ऑडिटर ने कहा है कि भाईजान ये स्टॉक आपका एक्सपायर हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, 50% की प्रोविजन बना दें, जुलाई 20 का पड़ा हुआ है, हम पहुंच गए अगस्त 20 में, तो बताइए क्या करूं, क्या करूं भाई? इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। सर इस एंट्री का कुछ भी नहीं करना। सर प्रोविजन बन रही है, कौन सी डिस्ट्रक्शन हो रही है? अभी हमने डिस्ट्रक्शन की है। सर प्रोविजन जितनी मर्जी आप डालते जाएं, हमें तो पता है टैक्स जो है वो ऐसी बातों पे यकीन रखता ही नहीं है। वो तो कहता है कि भाईजान ओरिजिनल बातें होनी चाहिए, हकीकी बातें होनी चाहिए, ये किताबों की एंट्री मुझे नहीं समझ आती। यही कहता है ना लॉ, लॉ यही कहता है। तो अभी सर ऑडिटर ने प्रोविजन का कहा है, तो प्रोविजन का कहा ठीक है, शौक से डालें प्रोविजन। टैक्स वाले कहते हैं हमें क्या लगे प्रोविजन से। असल में तो मसला तब है जब आप चीजें डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ओके, तो जब डिस्ट्रक्शन की बात होगी उस वक्त चीजें इनपुट डिसअलाउ होगा। अभी तो प्रोविजन डालें, खुशी से डालें, 50 क्या 250% की डालें प्रोविजन, तो इसका कुछ नहीं करना। आगे चलें। On 25 अगस्त 2020, JF issued discount coupons worth ₹1.5 lakh to its customers for participating in Grand Annual Sales Exhibition to be held in December 2020। तो भाईजान डिस्काउंट कूपन इशू किए 1.5 लाख रुपए के कि दिसंबर 2020 में जो एनुअल सेल्स एग्जीबिशन होना है उस पे जो आपके कस्टमर हैं जिनके पास कूपन है वो आपसे डिस्काउंटेड चीजें खरीद के ले जाएंगे। कूपन यही होता है ना, आप लोग कोई शॉपिंग करें वो आपको डिस्काउंट कूपन दे देते हैं, कहते हैं अगली दफा आएंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो कुछ ऐसी बात की होगी। क्या करूं, क्या करूं जी, बोलिए जी। भाई डिस्काउंट कूपन है, कौन सी सेल हुई है? ये तो सेल कोई भी नहीं है। ओके, अच्छा इन डिस्काउंट कूपन्स को पता है क्या बोलते हैं? इनका नाम है एक्शनेबल क्लेम्स। याद है गुड्स में पढ़ा था, गुड्स के डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम्स आपकी गुड्स नहीं है। इनको बोलते हैं कि ये वो क्लेम है जो जिन पे कल को एक्शन होगा। वो कस्टमर आएगा और कहेगा सर ये आपने मुझे कूपन दिया था, आज मैं इस कूपन को क्लेम करने आया हूं, तो इनको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम। उस वक्त देखेंगे, सवाल में आपको क्लियर बताएगा कि ये कूपन आप रूटीन में इशू करते हैं, अगर तो करते हैं तो बस ठीक है, नॉर्मल डिस्काउंट बिजनेस प्रैक्टिस कंसिडर होगा, शरायत पूरी करें और डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल टैक्स लगा दें। ओके, तो फिलहाल इसका कुछ नहीं करना, अभी तो बस कूपन ही इशू है। अभी तो आपने प्राइस बॉन्ड ही खरीदे। अभी कौन सा प्राइस बॉन्ड लगा है आपका? कभी किसी का प्राइस बॉन्ड लगा? नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगा। ओके, आप लोग तो वो 40,000 का खरीदते हैं ना जिसमें 7 करोड़ का इनाम होता है, आप लोग तो वो वाले हैं ना, अमीर लोग हैं आप लोग माशाल्लाह। आगे चले जी। एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ₹1,20,000 वॉज गिवन टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। एक अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट 1,20,000 का एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया गया। क्या करूं जी? बोले हां बिल्कुल, इसका भी कुछ नहीं करना। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता क्या है भाई? आपने सेल की, पूरे अमाउंट से रिकॉर्ड की, एज्यूम करें उसने पेमेंट आपको जल्दी कर दी, पेमेंट उसने आपको जल्दी कर दी तो ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? कौन सा आप सेल प्राइस को रिड्यूस कर देंगे? इग्नोर। आगे चलें तो टू ब्लू टेक्स फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स कॉस्टिंग ₹4 लाख रिलेटिंग टू गुड्स विच वर सोल्ड अंडर 1 ईयर वारंटी। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पार्ट्स फॉर ₹5.5 लाख। भाईजान कोई चीजें सेल की हमने, उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, वो चीजें हमने रिप्लेस कर दी और इन चीजों की मार्केट वैल्यू थी 5.5 लाख। जी क्या करूं, क्या करूं? सबसे पहले तो यह समझिए भाईजान, मैंने एक बंदे को सेल की होगी और इस पे सेल टैक्स पे कर दिया होगा, कोई मसला? वो बंदा वापस आया और कहा ये चीजें खराब हैं, वापस ले लो, क्या ये सेल टैक्स वापस हो जाएगा? बोले वापस बात जीरो पे आ गई, उसके बाद रिप्लेसमेंट देंगे आप, बोले फिर सेल टैक्स चार्ज हो जाएगा। अब यहां पर वो आपसे सवाल करेगा कि यार पहले तुमने टैक्स लगाया मिसाल के तौर पे 10 का, फिर तुमने इसको रिवर्स करके 0 कर दिया, फिर तुमने इसको दोबारा 10 कर दिया, तो बात तो वहीं 10 पे आ गई। तो भाई रिप्लेसमेंट को कुछ नहीं करते। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो वो ये बात करता है कि भाई रिप्लेसमेंट का कुछ भी नहीं करना। बात देखें, फर्क तो कोई नहीं पड़ता, या तो चीजों की तादाद में कोई कमी ज्यादा हो जाए तो बात कर सकते हैं, लेकिन जब चीजें सेम है, क्वांटिटी सेम है, सब कुछ सेम है, तो भाई क्या करने की जरूरत है? जब आपने अल्टीमेटली 10 ही करना तो वो कहता है 10 हुआ तो था पहले, खत्म करो इसको। तो मार्केट वैल्यू ठीक है, हमने ही की बात पड़ी है,
क्या है कि एसोसिएट को ओपन मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई कब होती है? जब इन काइंड हो, है इन काइंड, जब इंस्टॉलमेंट्स पे हो, जब एसोसिएट को है। कोई ऐसी बात? ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो जितने की भी है बस ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो सवाल इग्नोर पे ही चलता जा रहा है, टू ब्लू टिक्स पे ही चलता जा रहा है। कल तो सारा दिन टू ब्लू टिक्स ही चलता रहा है, क्योंकि मैसेज पढ़े जरूर जा रहे थे पर भेजे नहीं जा रहे थे। तो सारों के टू ब्लू टिक्स हो रहे हैं, सारे इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, आगे चलें। जी पॉइंट नंबर 10 पे तुम कुछ बोलना चाह रहे हो ना, तुम खामोश रहो। तुम 2 क्लास में खामोश नहीं बैठ सकते। आगे चलें जी। क्लास में कितना सुकून था तुम्हारे आने से पहले। तुम्हारा मौजूद होना ही एक बेसुकूनी की अलामत है। 2 मशीन्स ए एंड बी कॉस्टिंग रुपीज 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली वर एक्वायर्ड एंड कमीशन इनटू ऑपरेशन। 2 मशीन आ गई, दोनों का इनपुट मिल जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं। लेकिन वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। मशीन ए हैज बीन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाईज। तो सर क्या इसको वर्किंग 1.1 में लिखना है या अलहदा से नीचे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी? अलहदा से एक वर्किंग नीचे बनानी पड़ेगी और इसका इनपुट हम वहां पे लिखेंगे। तो भाई वर्किंग कौन सी बनेगी? वर्किंग 2.1 और इसके अंदर हम लिखेंगे मशीन ए। कितने की है मशीन बताइए? 15 लाख। मशीन ए 1500 की है और इस पे इनपुट कितना बनता है भाई? 255। जब तक मेरे, अच्छा ये किस किस में पोर्शन हो रहा है? इसमें और इसमें, ऐसी है ना। तो मेरे पास जब इन दोनों की सेल आ जाएगी ना फाइनल होके, तब मैं इसको पोर्शन कर सकूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलें भाई, आगे चलें। फिर मशीन बी सिर्फ एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हुई। मशीन बी कितने की है? 1 मिलियन की। तो ठीक है जी, मशीन बी यहां पे लिख दें। कितने की है? 1000 की इंटू 17%, बताइए 170। आगे चलें भाई। इन जून 2020 जेएफ इनएडवर्टेंटली चार्ज सेल टैक्स ऑफ 58,000 इंस्टेड ऑफ 85,000 ऑन सप्लाई ऑफ केमिकल्स टू वन ऑफ इट्स लिस्टेड कस्टमर। सो फार जेएफ हैज नॉट ऑब्टेन्ड परमिशन फ्रॉम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। सर जी 58,000 कर दिया, 85,000 करना चाहिए था, तो क्या करूं? क्या करूं? परमिशन नहीं मिली अभी तक। टैक्स बढ़ाना है हमने, आउटपुट बढ़ा है, कोई लिमिटेशन है टाइम पीरियड की? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सर आपको रिवीजन की इजाजत मिले ना मिले, आपको जरूरत ही कोई नहीं है। अन्यवा करें आप, अन्यवा करें। कितने से बढ़ाने की जरूरत है? 27,000 से। क्या ये सेल बढ़ रही है कि टैक्स बढ़ रहा है? क्या ये मेरी परचेज है? ये सेल है मेरी, ये सेल है, बोले आउटपुट है ना, यहां पर आना चाहिए। तो सुने तो सही, यहां पर आना चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर इसको इसका, अच्छा अगर मैं यहां पर इसको ना लिखूं तो इसके अगेंस्ट इनपुट भी तो होगा ना कुछ, जो कि मैं पहले नहीं क्लेम कर पाया था। अब वो इनपुट भी तो क्लेम करना है ना। यानी पिछले जिस पीरियड में हमने ये काम किया, जून में, जून की अपॉर्चुनिटी गलत होगी हमारी, गलत हो गई ना। मैंने टैक्सेबल सेल में टैक्स ही कम लिखा हुआ था, अपॉर्चुनिटी गलत हो गई ना। तो इसका मतलब है उस अपॉर्चुनिटी को भी ठीक करना पड़ेगा। तो क्या यहां पे सेल वैल्यू ये ऐड करनी पड़ेगी? तो इसका मतलब है कि रॉन्ग सेल टैक्स जो चार्ज हुआ है ना, इस पे मुझे बताइए 27,000 टैक्स है, लेकिन ये तो टैक्स है और मैं वर्किंग 3 में टैक्स नहीं लिखता, मैं तो सेल की वैल्यू लिखता हूं। तो सर क्या करूं? ये 17 में पड़ा हुआ है, इसको 100 पे ले जाना जरूरी है? बताइए। 159 कर दूं? 159 हो गए रुपीज इन 1000 में सवाल चल रहा है, 159 करते तो ये ले। तो याद रखिएगा, यहां वर्किंग 3 में हमेशा सेल की वैल्यू आती है, यहां टैक्स ना शामिल कर दीजिएगा। इस 27,000 को हमने कम चार्ज किया होगा, जून में सेल वैल्यू भी कम लिखी होगी, गलत अपॉर्चुनिटी होगी, अब उसको वापस करने की जरूरत है। तो यहां पे हम सेल वैल्यू लिख के अब सारा काम ठीक करेंगे। और सेल टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ अमाउंटिंग टू 4.25 लाख, ये तो पता न्यूमेरिकल के चेहरे पे जाके ऐड हो जाएगा। और ये तो सवाल 2 मिनट में खत्म हो गया, ये तो खाली खाली सा मौजूद है। यहां पे क्या करें हम? कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। अजीब भयानक सा सवाल था लेकिन निकला कुछ भी नहीं। बताइए 1258। अब ये सवाल कराते हैं मुझे, आपको शर्मिंदगी हो रही है? आपको हो रही है सॉल्व करते हुए शर्मिंदगी? जी नहीं, आपको होनी भी नहीं चाहिए। कौन सा आपके नाम के आगे एसी लगा हुआ है?
1258 क्लोज करें जी, एग्जेम्प्ट हो गया 1000, ये बन गया 500, ये टोटल करके बताएं ये कितना बना जी, ये 1260, ये बताइए 7500 माइनस 225, 7275, और एडजस्टमेंट बोलिए, क्या आपने 1260 को ऐड कर दिया, सुतेला तो नहीं समझ लिया इसे, बताइए। 10104, 10,104, ये 10,104 उठ के यहां पर आ जाएगा, और हमारे पास कॉमन इनपुट मशीनरी का तो है कोई नहीं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक इनपुट जरूर है, इसको बाद में करते हैं, इसका टोटल बता दें। 11604, पहले 1258 को कर दें पोर्शन तीनों में, 1258 को तीनों में पोर्शन कर दें, पोर्शन कर दें, इसको तुमने फ्रेम करवा के लगाया नहीं शोकेस में, श्योर देख लें, एक दफा चेक कर लें, 10144 है ये, क्या आंसर आ रहा है? 10144 है, ओके ये 10144 हो गया। ऑनलाइन वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आपको उनकी चीखें सुनाई नहीं दी? बताइए जी। 11644, वो भी कंबल में बैठ के कॉफी, एक हाथ में फोन होता होगा, दूसरे हाथ में कॉफी होती होगी, लेक्चर सुन रहे होते होंगे। 1096 फ्लेक्सिबल का इसका जी 1096, अब मुझे क्या करो, बताओ इसका 54 आता है, और ये 108। अब इसको करें रिपोर्शन, देखें जो मशीन बी है 170, ये तो सीधा एक्सपोर्ट पे जाना है, ये तो सीधा एक्सपोर्ट पे जाना है, इसको यहां पे लिख दें, ये तो सीधा उठ के यहां पर आ गया। ये जो है ये इन दो में है, इन दो में है, तो करें फिर इसको रिपोर्शन करें। लें जी, सबसे पहले जाएगा ये टैक्सेबल में, और टैक्सेबल सेल्स के लिए टैक्सेबल सेल है 10144 और 10144 प्लस 1000, और कितना करना है जी 255, बोलिए 243। फिर इसको एग्जेम्प्ट में भी करना है, वैसे तो बैलेंसिंग भी निकल सकता है, लेकिन हम चलें पूरा काम करते हैं। 1000 ओवर 10144 प्लस 1000 इंटू 255, बोलिए 12। तो सर ये आ गया आपका 243 और ये आपका आ गया जी 12। टोटल करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक होगी बात, बल्कि कर लिया करें टोटल, कोई बात नहीं, कर लें टोटल 425, लें जी, ठीक होगी बात, ओके नहीं बोलेंगे। अब न्यूमेरिकल का चेहरा बनाता मैं अच्छा लगता हूं, नहीं अच्छा लगता ना, अजीब लोग हैं यार, मतलब एक न्यूमेरिकल का चेहरा नहीं बनता। अब इतने न्यूमेरिकल हमने कर लिए, 10144 पेपर में भी आ जाऊंगा मैं, बताएं। हाँ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, आई कैब ने मुझे कार्ड भी दिया हुआ मेंबरशिप। 17 जेलस हो, साथ ही जेलस शुरू हो जाता, हाँ 20 रुपए का बन जाता कार्ड। और पाकिस्तान में ये काम नहीं चलते, पैसे दे के मेंबरशिप मिलती ना तो क्या ही बात थी। एक्चुअल इनपुट बताइए जी 1096 है, और ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 425, बोलिए टोटल 152, और 90% ऑफ आउटपुट कितना है भाई 1724, वेरी क्लोज वेरी क्लोज। तो लोअर कौन सा है 1521, बताइए 203। लेस करें जी इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, 240। ओहो ये तो हम रिफंड में चले गए, 40 का रिफंड। लेकिन आपको पता है फर्दर टैक्स तो पे करना ही होता है, 3% फर्दर टैक्स ऑन अनरजिस्टर्ड सेल। कितनी अनरजिस्टर्ड सेल है जी 1260, 1260 पे 3%, तो भाई ये 38 तो आपको पे करना पड़ेगा, इसको आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। 38 सवाल खत्म हो गया।
नहीं बोलेंगे? चुप लग गई है, लगेगी चुप अभी तो 9 मार्च तक चुप ही लगेगी। रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, हाँ जी, एक 54 और एक 170, ये दोनों रिफंड होंगे। 224 सवाल खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, आप खत्म होने वाले हैं। नहीं, मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पड़ी है अभी। कैरी फॉरवर्ड कितना करना चाह रहे थे? कितना करने दिया? अच्छा, जितना करना चाह रहे थे उतनी तो करने दिया, तो कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। ओके रिजवान, सब अच्छा है? नोट इट डाउन एंड वी विल कम बैक टू आवर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। चले जाओ फिर, तुम बाकियों को पढ़ा दूं मैं फिर। तुम पक्के पक्के क्यों चले जाते? कहीं भी चले जाओ भाई, यहां से चले जाओ। हो मैन असेसमेंट, वापस आ जाए। कल हम मशीनों में बैग घुसा रहे थे, रिटर्न, सॉरी, मशीनों में से रिटर्न घुसा रहे थे और उसमें से कुछ निकल आया था और आपको पकड़ लिया गया था, हथकड़ी लगा दी गई थी और आप पे फिर नेट जियो इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्राम बन गया था। समीर, कब है अगला मैच जी? हैं? ओके, मतलब पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है अब, सुकून है। अच्छा, अप्रैल में है, किन के साथ है? अच्छा, ये फिर वापस आएंगे कि अभी तक इधर ही हैं ये लोग? इधर ही मौजूद हैं। अच्छा, चले गए हैं? अच्छा, तुम्हारे मुल्क चले गए? ओके। अच्छा, अब वनडे मैच हमारा कोई भी नहीं है? कब है अगला वनडे मैच हमारा? अप्रैल में ही है जी? वो तो T20 है ना, वो तो सुना मार्च में है कि कब है? ओके, पता भी है सारा, वो फिर भी जानबूझ के नहीं, मैं कंफर्म कर रहा था, मुझे नहीं पता। तुमने नोट कर लिया सवाल? कर रहा हूँ आपने बात में जी, नोट हो गया बाकी रात का, ये तो फारग है बंदा वैसे ही। मुझे पता तुम्हारी वैल्यू का 0। ओके जी, आइए सफा नंबर 323 पे। सर ये 40 और 38 ये नेट नहीं होना चाहिए? नहीं। क्यों सर? तो जब उस वक्त बता रहा था तुम किधर थे? मैं 4 दफा मैं ये बात बता चुका हूँ। नोट कर रहा था ना। नोट कर रहा था, तो ये बात 4 दफा पहले भी मैं बता चुका हूँ। याद ही नहीं रहता। याद ही नहीं रहता तुम्हें? बताए ना अब, ये नेट तुम्हारी ना तैर तैर के मेमोरी सारी वॉश हो गई हुई है भाईजान। ये बात कही थी हमने कि फर्दर टैक्स जो है वो हमने लाजमी पे करना होता है, इसकी एडजस्टमेंट उसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि फर्दर टैक्स सॉर्ट ऑफ एक सजा है। तो अगर सजा को भी आपने एडजस्ट कर लेना फिर तो बात खत्म हो गई ना। और वैसे भी हमने सेक्शन 7 था गालिबन, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, शायद वहीं पे पढ़ा था कि जो आपका फर्दर टैक्स होता है वो इनपुट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। ओके, आए जी चैप्टर 15 पे, असेसमेंट आखिरी बात, और कल से इंशाल्लाह इसी को पढ़ के फर्क करा देंगे। ले जी 1A तक हम पहुंच गए थे, जिसमें यह बात हुई थी कि, चलें पूरा रिपीट कर लेते हैं। बात यह हुई थी कि आप रिटर्न जमा कराएंगे और एक ऑटोमेटिक नोटिस कमिश्नर देगा कि भाई हमने चेक कर लिया, सब अच्छा है। लेकिन इस सब अच्छे का मतलब ये नहीं कि आपका ऑडिट नहीं हो सकता है, 177 के तहत आपका ऑडिट हो सकता है। लेकिन जब आप रिटर्न जमा कराने जाएंगे ना, तो डिटेल्ड इंक्वायरी से पहले ना वो आपके रिटर्न को मशीन से गुजारेगा, जैसे एयरपोर्ट पे आपके सामान को एक मशीन से शुरू में गुजारा जाता है ना, चेक करने के लिए, मोटा मोटा चेक करते हैं, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। कुछ लोग तो शक्ल से ही वैसी लगते हैं ना कि जी फारग है, इनमें से कुछ निकल आना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बाकी शरीफ लोग, उनको जरा ओके। A return shall be processed through automated system to arrive at correct amounts of total income, taxable income and tax by making adjustments for। तो भाई रिटर्न को एक मशीन से गुजारा जाएगा और मोटा मोटा हिसाब चेक कर लिया जाएगा। एनी अरिथमेटिकल एरर, यार इसने कोई टोटल में गलती तो नहीं कर दी, जरा चेक करो। एनी अपेरेंट इनकरेक्ट क्लेम, यार वैसे ही देखो ऊपर ऊपर से तुम्हें कहीं लगता है कि इसने कोई ऐसी गलती कर दी है? बस ऐसे ही
कोई कैलकुलेटर पकड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा ठीक है हाँ सही लग रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं यार, यार ये देखो यार ये क्या किया हुआ तुमने यार, ये सेल टैक्स नहीं होता यहाँ पे वो टोटल अमाउंट होती है, इसको ठीक कर लो बस, ठीक है ओके, बस ऐसे मोटा मोटा हिसाब करेंगे। ओके, डिसअलाउ, जैसे आप खाना देखते हैं ना, अम्मी बिरयानी बना रही हैं, अम्मी बस ठीक है ऐसे ठीक है बस ठीक है ओके ओके बस सही है, बाकी डिटेल खाना बाद में खाएंगे, तो शुरू में हम थोड़ा चखते हैं ना, ओके वो उसकी बात हो रही है। डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस डिडक्टेबल अलाउंस और टैक्स क्रेडिट, वैसे रिटर्न देख लें और देखें अच्छा कोई लॉस डिसअलाउ करने की जरूरत तो नहीं है, पता देखा ओ यार तुमने क्यों ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एडजस्ट किया हुआ बिजनेस के गेन, ये तो हो ही नहीं सकता, निकालो इसे। ओके तो इस तरह की जो बातें आपको फेस पे नजर आती है ना, ओ यार तूने पड़ोसी को ज़कात दिया नहीं, माइनस ऑफ द डिडक्टेबल अलाउंस, क्या किया हुआ तूने, निकाल इसे यहां से। ओके, और टैक्स क्रेडिट, या टैक्स क्रेडिट सैलरी बाहर के मुल्क में पे की, उस पर टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है, आपको पता ना बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया हो सैलरी के ऊपर तो वो टैक्स क्रेडिट नहीं होता, वो तो कुछ और होता है, तो वो आपको डिसअलाउ कर देगा। और डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, कोई भी आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वो तो करने की इजाजत नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो बस फेस पे नजर आ रही होंगी ना, मोटा मोटा हिसाब करके आप कह देंगे कि बस ठीक है भाई, कोई डिटेल चेकिंग नहीं होगी। एडजस्टमेंट्स विल बी मेड आफ्टर इशूइंग अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस टू टैक्स पेयर को एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि भाईजान हम अगर आपने ये गलतियां ठीक ना की तो फिर हम खुद ये गलतियां ठीक कर देंगे, तो आप खुद ही ठीक करके जमा करा दें। द रिस्पॉन्स ऑफ टैक्स पेयर शैल बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट, लेकिन टैक्स पेयर का रिस्पॉन्स का वेट किया जाएगा एडजस्टमेंट से। इन केस नो रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड इन 30 days ऑफ नोटिस एडजस्टमेंट शैल बी मेड, और अगर कोई जवाब नहीं आता तो फिर 30 दिन के बाद खुद ही से आप एडजस्टमेंट कर देंगे, टोटल वगैरह खुद ही ठीक कर लेंगे, जो भी गलती है वो ठीक कर लेंगे। इफ नो एडजस्टमेंट इज मेड इन 6 months ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, the amounts in the return as declared by the taxpayer shall be assumed to be adjusted and taxpayer shall be informed automatically through IRS। सर देखें अगर तो उसने जवाब ना दिया आपको 30 दिन के अंदर तो फिर आप क्या करेंगे, आप एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन अगर आपने जवाब दे दिया ठीक है भाई मैं कर लूंगा, तो फिर आपने वेट करना है, आपने वेट करना है, लेकिन एडजस्टमेंट आपने भी नहीं की 6 महीने तक। दो बातें हैं ना, एक बात तो यह है कि आप उसको बताएं भाई आपके रिटर्न में ये गलती है, उसने जवाब ही कोई नहीं दिया तो 30 दिन बाद आप खुद ही ठीक कर लें, लेकिन उसका जवाब आ गया ठीक है भाई मैं कर लूंगा, अब आप वेट कर रहे हैं वो कर ही नहीं रहा, तो 6 महीने तक अगर उसने एडजस्टमेंट ना की तो फिर क्या होगा, द अमाउंट्स इन द रिटर्न शैल एज्यूम टू बी एडजस्टेड एंड टैक्स पेयर शैल बी इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली थ्रू IRS। IRS क्या होता है आपको पता है, वो सॉफ्टवेयर है जिस पर रिटर्न जमा होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली खुद ही आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर provisions of this subsection 2A shall apply from the date notified by FBR. However, FBR has not yet notified any date. Resultantly, the concept of self-assessment is still applicable. शायद ये उस मशीन का इंतजार कर रहे हैं अभी तक जिसमें से ये रिटर्न गुजार रही है, वो मशीन अभी तक नहीं आई। मशीन जब आएगी ना फिर ये बताएंगे कि भाईजान इस सेक्शन का इतलाक कब से हो रहा है। तो लॉ के अंदर ये बात लिख तो दी गई है, लेकिन अभी तक वो मशीन नहीं है जिसमें से आपकी रिटर्न गुजारी जाएगी। तो जब वो मशीन आएगी तब ये सेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी वही पुरानी बात है कि आपके रिटर्न को किसी मशीन से नहीं गुजारा जाता, आपको जाने दिया जाता है, जाएं सर कुछ है आपके पास तो ठीक है, फिर भी जाए। ओके, सही होगी बात। ओके यार तुम ऐसी बातों पर मुझे क्यों देखते हो, तुम्हें तो नहीं कहता मैं चोर की दाढ़ी में तिनका। असेसमेंट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट रिटर्न, अगर आपके रिटर्न एक नामुकम्मल है, गैर मुकम्मल होता है नामुकम्मल होता है, नामुकम्मल होता है। ओके, पावर अवेलेबल टू कमिश्नर इन केस अ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन इनकम्प्लीट रिटर्न ऑफ इनकम। कमिश्नर के पास कौन सी शक्तियां अवेलेबल हैं अगर टैक्स पेयर ने एक मुकम्मल रिटर्न जमा नहीं कराई। इफ रिटर्न इज नामुकम्मल द कमिश्नर बस नोटिस ही इशू कर सकता है, और ये कर क्या सकता है, पूरा किताब हमने पढ़ छोड़ी है, कमिश्नर शैल इशू ऑन नोटिस, कमिश्नर शैल इशू ऑन नोटिस। अजीब बंदा है, नोटिस दिखने के लिए इसको रखा जाता है। इस तरह रिजवान को रख ले बंदा, नोटिस तो रिजवान भी लिख लेगा। कौन सा इन्होंने खुद बनाना होता है, कॉपी पेस्ट ही करना होता है ना, ऊपर नाम चेंज करना होता है बस। मनोज पांडे ये लिखेगा भेज देगा रिजवान। If return is incomplete, the commissioner shall issue a notice to taxpayer informing deficiencies। ले सर, जो भी रिटर्न इनकम्प्लीट जमा होगी कमिश्नर क्या करेगा, उस शख्स को नोटिस भेजेगा और कहेगा आपके रिटर्न के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी है, इसको पूरा करें। लेकिन किस चीज का नोटिस नहीं भेज सकता, अदर देन इनकरेक्ट टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अगर आपने टेबल 1 टेबल 2 लगाने में गलती कर दी, उसका नोटिस यहां नहीं आएगा, वो तो कहीं और जाएगा, किसी और सेक्शन के तहत आएगा। या फिर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, याद है सेल टैक्स में शॉर्ट पेमेंट, आपकी दुकान पे कब्जा हो गया था शॉर्ट, उस पे भी ये वाला नोटिस नहीं आएगा, वो भी उस सेक्शन में बात जाके कवर होगी। एंड विल ऑर्डर हिम टू प्रोवाइड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर, और कहेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग हुई है ये प्रोवाइड करो ताकि आपके रिटर्न को मुकम्मल किया जा सके। ओके,
सर 1947 में जो रिटर्न जमा करवाई थी वो इनकम्प्लीट थी, उसका नोटिस आज भेजेगा कमिश्नर के भाई आपने 1947 में रिटर्न जमा कराई थी, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, ये प्रोवाइड कर दें। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। टाइम लिमिटेशन विद इन विच द कमिश्नर कैन इशू नोटिस टू फिल एनी डेफिशिएंसी इन द रिटर्न, द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द रिटर्न इज फर्निश्ड। ओह मैन, बड़ी टेक्निकल बात है ये। देखिए मुझे बताइए 2022 की रिटर्न आपने कब जमा कराई होगी? ये देखें 30 जून 22 यहां पे खत्म हो रहा है, इसकी रिटर्न आपने जमा कराई होगी 30 सितंबर 22 को। और क्या कह रहा है वो 180 दिन कहां से? इस साल के आखिर से या जिस साल रिटर्न जमा कराई उस साल के आखिर से? सर जिस साल रिटर्न जमा कराई ना उस साल के आखिर से 180 दिन गिरने आपने, यानी कि ये होगा 30 जून 23 और 180 दिन शायद 31 दिसंबर 23 शायद। तो इस साल की रिटर्न में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो 31 दिसंबर 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, नोटिस भेज के उसको कह सकते हैं कि ये डेफिशिएंसी पूरी करो, इसके बाद नोटिस नहीं आ सकता। ओके मेरे भाइयों, और बोलें तो सही, अब तो खुश हो जाएं, मेरी छुट्टियां आ रही हैं, मेरी खुशी में खुश नहीं आप लोग? या तुम मोबाइल छोड़ दोगे? रखो इधर, तुम यहां पे कैंडी क्रश खेल रहे हो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो। ये एक तो दो ना, एक तुम्हारे पास दो है ना, एक मुझे दे दो। नहीं ऊपर रखो, ऊपर रखो, इधर ऊपर रखो, नहीं इधर रखो, ऊपर रखो। मेरी बुक पे गलत असरात ना डालो, ऊपर रखो। मुझे नजर नहीं आ रहा फोन। नहीं अपने बात नहीं नहीं ये देखो, ये मैं उल्टा करके, ये देखो ये मैंने उल्टा करके रख दिया। कैमरा तो नहीं ना ऑन? इसके ऊपर ये रख दूं, ये कैमरे के ऊपर। पता तुम्हारा कोई नहीं ना, तुम्हारे एजेंट वाकिफ हो, तुम वहां से कैमरा ऑन करा लो। कोई बात नहीं, उधर की खैर है, बस इधर नहीं जानी चाहिए। उधर कौन मुझे कौन सा जानता है। आगे चलें, ठीक होगी बात समझ आ गई? ओके जी, पॉइंट नंबर 4, What is the status of return if the taxpayer does not comply with notice issued by the commissioner? अब आपकी रिटर्न नामुकम्मल थी, उसका नोटिस कमिश्नर से आया और आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। If taxpayer does not comply with the notice, the return will be considered as invalid and it will be assumed that no return has been furnished. तो सर कहा यह जाएगा, सर आपकी रिटर्न तो इनवैलिड थी सर, समझाइए जाएगा आपने रिटर्न ही फर्निश नहीं की। ओके चलें जी, अगले सफे पे आइए। कितने सफे रह गए हमारे इस चैप्टर के? कहां पे ये चैप्टर खत्म हो रहा है? ये तो बड़ा हैवी चैप्टर है मेरे दोस्त। कोई बात नहीं, ये पहुंच रही है बात 338 पे। ओ यार ये बीच में तस्वीरें इतनी बनी हुई हैं, आज तो वैसे ही मैंने 326 तक करा देना आपको। ओ यार शक्लें ही बनी है और तो कुछ है ही नहीं। स्टेटस ऑफ रिटर्न इफ द टैक्सपेयर डज कंप्लाई विद नोटिस इश्यूड बाय कमिश्नर। कमिश्नर का आपको खत आया कि भाई आपके रिटर्न के अंदर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, प्रोवाइड कर दें, और आपने प्रोवाइड कर दी। इफ टैक्सपेयर कंप्लाइज विद नोटिस इन ड्यू टाइम, मुकर्ररा वक्त के अंदर आपने कंप्लाई कर दिया, द रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट ऑन द डेट वाज फर्निश्ड। तो समझाइए जाएगा कि रिटर्न जो है वो मुकम्मल है। किस दिन मुकम्मल हुई? जिस दिन आपने जमा कराई थी। उस दिन नहीं जिस दिन आपने डेफिशिएंसी पूरी की थी। ओके, तो जिस दिन आपने जमा कराई थी उसी दिन से ही समझा जाएगा कि मुकम्मल थी। आगे चलें जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, कुछ तारीफें बताने लगा है। अरिथमेटिकल एरर इंक्लूड्स एनी गलत और इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग एनी मिनिमम ऑफ फाइनल टैक्स। वो कहता है अरिथमेटिकल एरर के अंदर प्लस माइनस की गलतियां तो शामिल हैं, लेकिन साथ ये भी शामिल है अगर आपने कोई टैक्स की गलत कैलकुलेशन की हुई है, वो भी इसके अंदर शामिल है। ओके, एन इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न, ये हमने कहां पढ़ा है? ये शायद पीछे 2A के B में पढ़ा है हमने। इसका क्या मतलब है जी? इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न इज अ क्लेम इन द रिटर्न। ये वो क्लेम होता है रिटर्न के अंदर इन विच एन आइटम इज इनकंसिस्टेंट विद अनदर एंट्री ऑफ द सेम आइटम। भाईजान एक ही एंट्री के दो ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं, एक तनख्वाह को माइनस किया हुआ है, दूसरी तनख्वाह को माइनस नहीं किया हुआ। ओके, इसको इनकरेक्ट क्लेम बोलते हैं। दैट टैक्स पेमेंट इज नॉट वेरीफाइड फ्रॉम द कलेक्शन सिस्टम। भाई ये न्यूमेरिकल के एंड पे जाके बोलता है कि एडवांस टैक्स कलेक्टेड 6 करोड़ रुपया। हमारे सिस्टम में तो तुमने कोई 6 करोड़ जमा ही नहीं कराया, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, तुम कहां से कह रहे हो? ओके, और दैट डिडक्शन एक्सीड्स स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट। तो वो कहता है कि भाईजान जैसे ये, इसके लिए मैं आपको ये समझा देता हूं, ये 90% की लिमिट है ना, आपने 100 का 100 माइनस किया हुआ है। ओके, वो कह रहा है भाई लिमिट ही 90% है, तो तुम क्यों 100 का 100 माइनस कर रहे हो? ओके, तो ये चीजें होती हैं जी इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम रिटर्न, जो रिटर्न को देख के नजर आती हैं। कोई बात समझ आई? और बोले तो सही, और चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग? क्योंकि परेशानी है जिंदगी में।
क्या परेशानी, तुम तो चुप ही करो, क्या परेशानी है? ये लो, अब बताओ, उसके ऊपर रख दूं, ग्लास के ऊपर रख दूं, देख लो फिर बाद में ना कहना ये कैमरा ने नोट सुना ना, ये आवाज आई इसने कि पानी में डाल दें। ओके रहने दो, अभी बाद में 200 रुपया मांगता रहेगा मेरे से कि नया फोन लेना है मैंने। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस फोन 200 इंडियन रुपीज, तो पाकिस्तानी तो 800 रुपये बन गए ना। अच्छा चलें आगे चलें। अच्छा 3 गुना है, मेरे सुना 4 गुना हो गई है। अच्छा जी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये लफ्ज कहीं सुना सुना लग रहा है, कहां सुना था ये? सर वो था जब वो उसको कुछ ऑडिट वाले सेक्शन में पढ़ा नहीं था, जब कमिश्नर वसीम अकरम साहब से टैक्स की अमाउंट पूछने आया था और वसीम अकरम साहब ने क्या जवाब दिया था? आओ तुम्हें ऑफ कटर करना सिखाता हूं, आओ तुम्हें रिवर्स स्विंग करना सिखाता हूं। तो ये होती है जी बेस्ट जजमेंट। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी मेड? भाई वो कौन से वाकयात हैं जिसमें कमिश्नर अपने नॉलेज की बेस पे रिटर्न की कैलकुलेशन कर सकता है। इफ अ पर्सन नाकाम हो गया टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 114। वो कहता है सेक्शन 114 पढ़ के आए हो ना, उसमें सबसेक्शन 3 और 4 पढ़ा था, वो कौन से थे? भूल गए मुझे, मैं भूल सकता हूं, मेरा तो पास है, आपको तो याद रखना। ये आपको नजर आएंगे सफा नंबर 314 पे। 114 का 3 था 12 महीने से कम के रिटर्न, और 4 था कि अगर आपने रिटर्न जमा नहीं कराई तो कमिश्नर ने कहा कि रिटर्न जमा करा दो। इन दोनों सूरतों में तो सर अगर आपको नोटिस आया था 12 महीनों से कम के रिटर्न जमा कराने का, या फिर नोटिस आया था सिरे से आपने रिटर्न ही जमा नहीं कराई, तो उस वक्त आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, तो फिर कमिश्नर बेस्ट जजमेंट पे जा सकता है। या फिर इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश अ रिटर्न एज अ नॉन रेजिडेंट शिप ओनर और एयरक्राफ्ट ओनर। ये अजीब बात है, वो कहता है अगर आपका नाम पे कोई बैरी जहाज है ना, या आपके नाम पे कोई हवाई जहाज है, तो फिर आपने भी रिटर्न जमा करानी है। पता नहीं क्यों कहा हुआ है। तो अगर आप उसने आपको कह दिया और आपने रिटर्न जमा नहीं कराई और आप हैं भी नॉन रेजिडेंट, तो फिर क्या होगा? फिर आपको बेस्ट जजमेंट की तरफ कमिश्नर चला जाएगा। फेल्स टू फर्निश द वेल्थ स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं कराई तब भी उस पर चला जाएगा। प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 177 ऑन एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स। ये बात हम 177 में पढ़ चुके हैं। अच्छा ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स में आपने सिरे से डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराया होगा तो बेस्ट जजमेंट होगी, और डी के अंदर आपने डॉक्यूमेंट तो जमा कराया होगा लेकिन जब ऑडिट खुला होगा तो उसने इंफॉर्मेशन मांगी होगी, आपने वो नहीं दी होगी, तो तब भी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। तो पहले 3 सिनेरियो में सिरे से आपने कोई डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं कराया, बेस्ट जजमेंट हो गई। और डी के अंदर रिटर्न जमा हुई, ऑडिट खुला, इंफॉर्मेशन मांगी, तो आपने रिटर्न जमा नहीं कराई, बेस्ट जजमेंट हो गई, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया। The commissioner may, based on available information and exercising his best judgment, make an assessment of the income and tax। तो फिर क्या होगा? उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या करेगा? उसकी बेस पे बेस्ट जजमेंट कर देगा। ओके, इसको दोबारा बताने की जरूरत है, बेस्ट जजमेंट को ही आपको पता ही है, बस जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको पता, कहीं ना कहीं से इकट्ठी कर ही लेते हैं। नो एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। अच्छा, ये जो एज्यूम्ड असेसमेंट है ना, ये पॉइंट सिर्फ डी पे लगता है, क्योंकि रिटर्न जमा कराएंगे तो एज्यूम्ड असेसमेंट होगी ना, ऐसे ही है, यही बात है ना, रिटर्न जमा कराएंगे तो एज्यूम्ड असेसमेंट होगी, अगर रिटर्न ही जमा नहीं कराई तो एज्यूम्ड असेसमेंट कैसे होगी? एज्यूम्ड असेसमेंट पता ना क्या होता है? जब आप रिटर्न जमा कराते हैं तो कमिश्नर एज्यूम करता है कि सब अच्छा है, जो 120 सेक्शन में पढ़ के आए हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि भाईजान एज्यूम्ड असेसमेंट, अब जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम तो एक इंतहाई अच्छे इंसान हो, तुम तो फारिग इंसान हो, ओके, तो मैं तुम्हारे बारे में बेस्ट जजमेंट कर रहा हूं, तुम्हारा टैक्स 100 रुपया नहीं बनता, तुम्हारा टैक्स 500 रुपया बनता है। ओके होगी बात समझ आ गई? भाई इस चैप्टर को ना साथ साथ कर लें, ये बड़ा मिक्स हो जाता है एंड पे जाके, और बड़ा अजीब सा फजूल सा चैप्टर है ये, ठीक है, लेकिन आपके लिए फजूल नहीं है, मेरे लिए फजूल है, क्योंकि आपका तो पास नहीं ना, अभी पास होगा फिर फजूल कह लीजिएगा। ओके ठीक है मेरे भाई जी, बिल्कुल आती है आपको। इसमें 19 नंबर का भी सवाल आया हुआ है, बिल्कुल आपको काउंटिंग करवाया था मैंने जी, नहीं मेरे जमाने में नहीं, आपके जमाने में आया हुआ है, और मेरा आपका जमाना इतना पुराना तो नहीं है, मैं कौन सा फिरौन के दौर का हूँ जी, बंदे हो यार, आपके जमाने में आई थी ये। आप कितनी एज है आप लोगों की? 26-27 साल के तो होंगे आप लोग। क्या एज है मेरे भाई की? मेरे से 2 साल बड़े हो तुम? अच्छा, नहीं 20 से बड़ा तो कोई होगा ना क्लास में, 22 का तो 23-24 तक के तो होंगे। कितने साल का है मेरा भाई? 23। हाँ, तो बस थोड़ा ही फर्क है मेरा और भाई का, कितना ज्यादा फर्क तो नहीं है। मैं भी बस यही कोई 23 साल का है ना भाई, तो बस पहला 2 आगे 3 लगा दें बस,
ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। एक भी सवाल 33 साल मेरी एज है, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा एज तो नहीं है, थोड़ी एज है ना। हाँ तो बस इतनी एज में तो लोग ये क्वालिफाई कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं FC हो गया हूँ अखलाकन, लीगली नहीं हुआ, अभी पैसे नहीं दिए मैंने उनको, लेकिन अखलाकन तो मैं FC हो चुका हूँ। 12 नंबर से ऊपर का सवाल ही नहीं है। अगर मैंने निकलवा दिया 19 नंबर का सवाल, लेके जाओगे इंडिया में? यार कभी तुम क्लास में ध्यान दो ना तो तुम्हें पता लगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ, पेज नंबर 344 पे। क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट कितने नंबर का है? जरा कैमरा इसकी तरफ करना मेरे भाई की तरफ। 6 नंबर का है। 6 नंबर का है। बी पार्ट कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। दूसरा भी पार्ट है उसका। हाँ तो 6 6 6 12 12 20 नंबर पता नहीं किधर से आप लगा गए। 28वां सवाल देखो किस अटेम्प्ट का है। तो ये भी 7 नंबर का है। 7 नंबर का है। हाँ तो 12 और 8 7 कितने होते हैं जी मेरे भाई? पाकिस्तान में 12 और 7 19 होते हैं, वहां पे नहीं पता मुझे। और यूं नहीं करना था। नहीं यूं क्यों नहीं करना? तो एक अटेम्प्ट में आया सवाल। यार ये कहां से आया हुआ है यार ये? आगे चले, तैर तैर के ना बेचारे का दिमाग ही फर्क हो गया। ओके पॉइंट नंबर 2, बस ये पॉइंट 2 और 3 पढ़ते हैं, खत्म करते हैं क्लास। नहीं नहीं आपने ये नहीं लिखना, बस आप लिखें फेज टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, बस इतनी बात काफी है। सेक्शन के रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। बस इफ अ पर्सन फेज टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, दैट्स इट। ओके ले जी, अब कमिश्नर ने क्या किया भाई? कमिश्नर ने असेसमेंट कर दी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी। द कमिश्नर शैल इशू द असेसमेंट ऑर्डर। ओके ये मैं जरा इसकी ना आपको एक टाइमलाइन बना देता हूं, ये टाइमलाइन ना आगे भी काफी जगह पे काम आ जाएगी। इस चैप्टर में ना मुश्किल बस असेसमेंट ही है, रिटर्न्स और अपील्स इतनी मुश्किल नहीं है। अपील तो बिल्कुल ही बस रीडिंग है। ऊपर जो बनी हुई टाइमलाइन किस तरह बना ली या हम बनाएं? पहले हम भी बनाएं यार देख लेना, अगर तुम्हें जरूरत हुई तो तुम बना लेना। ओके मिसाल के तौर पे 2019 की रिटर्न कहां पे जमा कराएंगे? यहां पर, ऐसे ही है, रिटर्न सबमिटेड। और जब रिटर्न सबमिट हुई होगी तो क्या एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ होगा? उसने कहा होगा सब अच्छा है। उसके बाद 177 सेक्शन के तहत कहीं पे भी नोटिस आ सकता है। लेट्स अज्यूम यहां पर आपको नोटिस ऑफ ऑडिट आ गया कि भाईजान अपने सारे खाते लेकर आए, हमने आपको ऑडिट करना है। आपने या तो रिटर्न ही जमा नहीं कराई थी या ऑडिट का नोटिस आया, आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, तो वो आगे कहीं पे भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास कर देगा। ऐसे ही पड़ा भी। तो भाई यही बात लिखी हुई है कि वो क्या करेगा? आफ्टर मेकिंग एन असेसमेंट, जब वो असेसमेंट कर देगा, द कमिश्नर शैल इशू द असेसमेंट ऑर्डर, तो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा। ओके स्टेटिंग टैक्सेबल इनकम, आपकी जो रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम होगी अगर रिटर्न जमा कराई थी, और अगर नहीं कराई थी तो वो टैक्सेबल इनकम खुद ही बता देगा। द टैक्स ड्यू, कितना टैक्स अब रिवाइज होके बनता है। टैक्स पेड, कितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। द टाइम, वो वक्त। द प्लेस, वो जगह। द मैनर, वो तरीका ऑफ अपीलिंग द असेसमेंट ऑर्डर, जिसमें आप इस फैसले के अलावा अपील में जा सकते हैं, वो अपील्स में पढ़ लेंगे। ठीक होगी बात? वो अपील्स में पढ़ लेंगे। What is the time limit for issuing best assessment? 2019 की रिटर्न जो मैंने जमा कराई, ऑडिट का नोटिस आया, कोई जवाब जमा नहीं कराया, या 19 की रिटर्न मैंने जमा ही नहीं कराई थी, इसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 2320 में हो सकती है। आज से 200-300 साल बाद हो सकती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो तेरी मैंने 301 साल पुरानी रिटर्न देखी थी, उन्हें जमा नहीं कराई हुई थी। मैं तेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को, ओ मेरी कहां करेगा? वो तो मेरे पता नहीं कौन सा पर दादा थे वो, मैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनका पता नहीं बनता हूं कि नहीं। खैर इतने साल बाद नहीं हो सकती, टाइम लिमिट है। वो कहता है जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 6 साल आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर टू व्हिच इट रिलेट्स। वो कहता है भाईजान अगर आप 19 के रिटर्न जमा करा रहे हैं ना, तो वो जिस साल से रिलेट करती है ना, उस साल के आखिर से 6 साल, 1 2 3 4 5 6 साल ही बन गए ना। तो 19 की अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा कमिश्नर, तो वो 30 जून 25 तक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। दिस इज द लास्ट डेट बाय विच
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स ईयर 2019 कैन बी मेड। अच्छा 18 वाली यहां पे खत्म हो जाएगी और 17 वाली यहां पे खत्म हो जाएगी, ऐसे ही ना? तो भी 17 वाले मुसल्ले पे बैठे होंगे, 17 वाले बैठे होंगे ना मुसल्ले पे। ओके, अच्छा एक प्रॉब्लम है, हमने ये बात की थी कि अगर आपने पिछले 5 साल में एक दफा भी रिटर्न जमा नहीं कराई तो आपसे 10 साल का डाटा मांगा जा सकता है। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने, ऐसे ही पढ़ा था। लेट्स अज्यूम इस बंदे ने रिटर्न आज तक जमा ही नहीं कराई और कमिश्नर खड़ा हुआ है, कहां पर? कमिश्नर यहां पर खड़ा हुआ है और यहां से पीछे 10 साल बनते हैं। लेट्स अज्यूम 2012 की रिटर्न उसने मांगी आपसे, 10 साल बनते हैं ना, 10 साल बनते हैं, 12 की रिटर्न उसने मांगी। अब जब 12 की आपने कहा नहीं कराता जमा, जा जो मर्जी कर ले, उसने कहा बेस्ट जजमेंट करूंगा, वो कहेगा कर ले। 12 के आखिर से 6 साल गिन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 18। और तू तो पहले 20, 21 में खड़ा हुआ है, तू कहां से बेस्ट जजमेंट कर लेगा? जा कर ले। आइन के साथ खेल गया मेरा भाई, आईनी हदूद में रहते हुए खेल गया ना मेरा भाई। कहता तू कर ले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, नहीं देता, नहीं कराता जमा। लोने का ये तो बड़ा तेज आदमी है। लोने का अच्छा, फर्दर वेयर नोटिस फॉर फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम इज इशूड फॉर 1 और मोर ऑफ द लास्ट 10 कंप्लीटेड टैक्स ईयर। वो कहता है अगर तो नोटिस पिछले 10 साल में से किसी साल का आया ना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच नोटिस फॉर फाइलिंग रिटर्न इज इशूड। वो कहता है कि मैंने तुझे नोटिस कब दिया? नोटिस तो मेरे ख्याल में इसकी अगर टाइमलाइन एक और बनाए, बस आखिरी बात है फिर क्लास खत्म करते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब कहता है अगर मैंने तुझे कहा था ना कि 2012 की रिटर्न जमा कराओ और नोटिस मैंने तुझे यहां पर दिया था, तो वो कहता है इस सूरत में फिर ये 6 साल नहीं देखने, फिर देखना है कि जिस साल नोटिस हुआ, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स। यहां वो कह रहा है जिस साल नोटिस इशू हुआ ना, उस साल के आखिर से फिर 2 साल तक का टाइम है भाई। इस सूरत में कह रहे यहां पे वो 6 साल वाली बात नहीं, हो तो फिर बात ही सारी खत्म हो गई। ओके, तो अगर पिछले 5 साल की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर जिस साल की रिटर्न है उस साल के आखिर से 6 साल। और अगर पिछले 10 साल में से किसी साल का नोटिस हुआ तो फिर जिस साल कमिश्नर ने नोटिस इशू किया ना, उस साल के आखिर से 2 साल की टाइम लिमिट है। दिस इज द लास्ट डेट बाय विच कमिश्नर कैन मेक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ 2012। बात समझ आ गई? अब बोले तो सही, आसान है कि मुश्किल है? सब अच्छा है, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे और ये जो सेक्शन 122 है ना, ये सबसे फजूल सेक्शन है पूरी इस चैप्टर के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, फजूल से मुराद ये है कि अजीब अजीब फजूल बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आपको ये समझाया ना, ये भी समझा दूंगा। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, चीजें काबू में रहेंगी, साथ साथ नहीं पढ़ेंगे चीजें आउट हो जाएंगी। ठीक होगी बात? बस ये इंशाल्लाह कल हमारी असेसमेंट उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगी, नहीं कल नहीं कंप्लीट होगी, परसों में बात जाएगी। उसके बाद फिर हमारी अपील्स हैं, अपील्स तो बस वैसे रीडिंग है, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। कल मुलाकात होती है जी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।